स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पिछले चैप्टर्स को भी आपने बड़ी भली भांति करा होगा। आज हम आपको एक नए चैप्टर से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जिसका नाम है सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम इसके जो जनरल फॉर्मूले हैं जो इससे रिलेटेड हैं, आज पहले हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है सरल रेखा का सामान्य समीकरण, यानी जनरल फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। दो असमांतर मींस नॉन पैरेलल, दो असमांतर समतल सर्वदा एक दूसरे को एक सरल रेखा पर प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करते हैं। अगर पहला जो समतल है, प्लेन है, उसका इक्वेशन है a1x प्लस d1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। दो प्रतिच्छेदी समतलों के समीकरण हैं, यानी ये जो दोनों प्लेन हैं ये दो इंटरसेक्टिंग प्लेन्स हैं। ये दोनों समीकरण सम्मिलित रूप से यानी जॉइंट एक में मिलाकर एक सरल रेखा को निरूपित करते हैं। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए तो इनसे एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ये समीकरण एक्स वाई जेड में एक घातीय होते हैं। आप देख रहे हैं कि ये क्या है, 1 पावर का ये भी ये दोनों क्या है, एक घातीय। तो ये हमारे पास कहलाता है सरल रेखा का सामान्य समीकरण जो इनसे बनता है। अब है सरल रेखा का समीकरण जिसे हम कहते हैं सममित रूप, सिमेट्रिकल फॉर्म, यानी इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म। बिंदु x1 y1 z1 से गुजरने वाली एक सरल रेखा, यानी अगर हमारे पास पॉइंट x1 y1 z1 है और जो उससे गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन है, अगर उसकी डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास l m n हो, डायरेक्शन कोसाइंस l m n हो, तो हमारे पास इक्वेशन बनता है x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन m एंड z माइनस z1 अपॉन m। ये हमारे पास सिमेट्रिकल फॉर्म कहलाता है, यानी यह सरल रेखा के समीकरण का सममित रूप कहलाता है। इट इज कॉल्ड द सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अब कुछ स्पेशल बात। नंबर 1, यदि a b c सरल रेखा के द्विकर्णपात हो, यानी यहां पर तो आपको दे रखे थे डायरेक्शन कोसाइंस l m n। अगर द्विकर्णपात यानी डायरेक्शन रेशोज आपको दे रखे हैं तो एलिमेंट का रिप्लेसमेंट a b c से हो जाएगा। अब इक्वेशन नोट क्या वही आ जाएगा, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c। ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एक स्ट्रेट लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो डायरेक्शन रेशो भी होते हैं, इसलिए आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। अब इसके बाद आता है x अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण और z अक्ष का समीकरण। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष ये तीनों ही ओरिजिन से गुजरते हैं, यानी तीनों ही मूल बिंदु से होकर पास होते हैं। तो अगर हम x अक्ष का समीकरण लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसकी जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं, क्योंकि x अक्ष का समीकरण है तो x के लिए तो बनाई गई और y और z ऐसी कंडीशन में 0 हो जाएंगे। तो इक्वेशन बनेगा x माइनस 0 अपॉन 1। देखिए 0 0 0 इसलिए क्योंकि ओरिजिन से गुजर रहा है, और डायरेक्शन कोसाइन x अक्ष की पहली है 1, दूसरी है 0 और तीसरी है फिर से 0। तो इससे हमें क्या रिलेशन मिलता है? इससे रिलेशन मिलता है कि y और z दोनों ही 0 होंगे, क्योंकि अगर हम इसको किसी अननोन r के बराबर मान लें तो y भी 0, z भी 0, x जरूर r आएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये दो 0। अगर हम y अक्ष का समीकरण निकालते हैं तो y अक्ष के लिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगी कि y वाला पॉइंट जो वो तो 1 बन जाएगा डायरेक्शन कोसाइन के लिए, और x और z बन जाएंगे दोनों 0 0। ओरिजिन से गुजर ही रहा है तो जब मूल बिंदु से अगर गुजर रहा है तो वही x माइनस 0 अपॉन 0, y माइनस 0 अपॉन 1, z माइनस 0 अपॉन 0। इससे हमें पता चल रहा है कि x और z 0 होंगे। तीसरी कंडीशन है z अक्ष का समीकरण। z अक्ष के समीकरण के लिए डायरेक्शन कोसाइन, तो अब की बार z के लिए x और y तो 0 होंगी और z होगी 1। ओरिजिन से फिर से गुजर रहा है तो वही x माइनस 0 अपॉन 0, y माइनस 0 अपॉन 0, z माइनस 0 अपॉन 1। इससे हमें पता चलता है कि x और y दोनों 0 हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं कि जो आपको याद रखनी है। अब इसी श्रृंखला में जो विशेष नोट मैं आपको लिख रहा हूं, अगर आप उनको देखें तो इनसे हम किस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। देखिए, इनसे हम ये दो कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। पहला तो ये विशेष जो बात मैंने आपको वहां बताई थी
इसी को मैं लिख रहा हूं कि किसी रेखा की द्विकोणीय, किसी रेखा की द्विकोणीय यानी डायरेक्शन कोसाइंस उसके द्विपरिमाण भी होते हैं, उसके द्विक अनुपात डायरेक्शन रेशोज भी होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष, एक्स अक्ष कॉमा वाई अक्ष तथा जेड अक्ष मूल बिंदु से होकर जाते हैं। ये दो बात आपको विशेष याद रखनी है, पीओ फॉर्मूलों में काम आ रही है। अब आते हैं रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन ए लाइन। रेखा पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ये होते हैं x1 प्लस LR, y1 प्लस MR प्लस Z1 प्लस NR। नोट, ए बी सी द्विक अनुपात हैं, यानी यहां पर तो आपको एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन रखे हैं। अगर यही हमारे पास द्विक अनुपात हो तो इस रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक ये होंगे x बराबर x1 प्लस AR, y बराबर y1 प्लस BR और z बराबर z1 प्लस CR। नंबर 2, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c के परिमितीय समीकरण यानी सिमेट्रिकल इक्वेशन। x बराबर x1 प्लस AR, y बराबर y1 प्लस BR, z बराबर z1 प्लस CR हैं, जहां R प्राचल है। प्राचल मीन्स पैरामीटर। नेक्स्ट दो बिंदु x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, यानी लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, लाइन passing through 2 points x1 y1 z1 and x2 y2 z। तो ये होता है दो बिंदुओं x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 से होकर जाने वाली
रेखा का समीकरण ये होता है x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन और जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस। देखिए ये इक्वेशन होता है। चलिए इस पूरे की सभी को आप देखेंगे तो मैंने इसमें एक तो आपको बताया है, विशेष तो मैंने आपको पीछे बता दिए थे, रेखा पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक। अगर किसी लाइन पर किसी पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट देखने हैं तो होते हैं x1 प्लस एल आर, y1 प्लस एम आर एंड z1 प्लस एन आर। यहाँ l, m, n उस रेखा के डायरेक्शन कोसाइंस हैं। यदि डायरेक्शन कोसाइंस का रिप्लेसमेंट हम डायरेक्शन रेशो a, b, c से कर दें तो यही l, m, n के स्थान पर a, b, c आ जाएंगे और तब रेखा का इक्वेशन बनेगा x माइनस एक्स वन अपॉन ए, तो पीछे भी मैंने बताया था y माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी। अगर हम इनके परिमितीय समीकरण देखें तो ये जो मैंने यहाँ निकाले हैं ये इनके परिमितीय समीकरण है और r कोई पैरामीटर है जिसे मैंने प्राचल कहा है। अब दो पॉइंट्स x1, y1, z1 और x2, y2, z2 से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण। देखिए इस समीकरण को हम जब निकालते हैं तो हम x, y, z इन तीनों में से ही x में से x1 माइनस करते हैं, y में से y1, z में से z1। उसके बाद नीचे आप देखें सिमेट्रिकल फॉर्म है बिल्कुल, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z। तो ये है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। अब आती है हमारे पास तीन बिंदुओं की समरेखीय। तो तीन बिंदुओं x1, y1, z1, x2, y2, z2 तथा x3, y3, z3 की संरेखीयता यानी कोलिनियरिटी ऑफ थ्री गिवन पॉइंट्स। कोलिनियरिटी ऑफ थ्री गिवन पॉइंट्स। देखिए थ्री गिवन पॉइंट्स की कोलिनियरिटी हमसे क्या कहती है? ये कहती है x3 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y3 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z2। यानी अगर ऐसा है तो हम क्या कह देंगे, तीनों बिंदु इस स्थिति में, अगर मैं इसे a मानूं, इसे b मानूं और इसे c मानूं, इस स्थिति में बिंदु a, b व c संरेखीयता की शर्त बताते। यानी सीधे संरेख हमने आपको पीछे ही बता चुके हैं, संरेख होता है एक ही रेखा में स्थित। इंग्लिश में से कहा जा रहा है कोलिनियरिटी। तो अगर तीन ही पॉइंट एक ही रेखा में स्थित हैं तो समझिए वो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, x3 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y3 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। यानी आप सिमेट्री देख लेंगे, जो यहाँ पर थी वही यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ। तो फिर रिप्लेसमेंट क्या होगा? रिप्लेसमेंट बाय तीसरे पॉइंट का, और वो हुआ है x, y, z से। यानी x के स्थान पर x3, y के स्थान पर y3, z के स्थान पर z3। तो दोनों फॉर्मूलों को रखना कोई आवश्यक नहीं है, आपको ये फॉर्मूला तैयार है तो इसी रिप्लेसमेंट से ये तीन का भी फॉर्मूला आपका तैयार है। अब आता है दो रेखाओं के बीच का कोण। दो रेखाओं के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। यानी दो लाइन के बीच में कोण क्या बनना है? तो यदि दो रेखा, यदि दो सरल रेखाएं x माइनस x1 अपॉन a1
x माइनस एक्स टू अपॉन b1 और y माइनस y1 अपॉन b1 एंड z माइनस z1 अपॉन c1, और दूसरी है x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2। अगर ये दो रेखाएं हैं तो क्या होगा, और इनके बीच का कोण थीटा है, तब cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट, पीछे भी आगे से पढ़ चुके हैं, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, जहाँ a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 क्रम से दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात है। अब इसमें वही दो विशेष शर्त हैं, यानी इनके समांतर होने की और लंबवत होने की। नोट नंबर 1, दोनों रेखाएं परस्पर लंब होंगी, ये पीछे पढ़ चुके हैं आप, दोनों रेखाएं परस्पर लंब होंगी यदि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। दूसरा, दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, इससे दोनों समांतर होंगे। अब आता है रेखा और समतल के बीच का कोण। देखिए ये थोड़ी सी स्पेशल चीज है, रेखा और समतल के बीच का कोण, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। देखिए अगर आपको एक प्लेन दे रखा है, ये ए बी सी डी, आपके पास एक प्लेन ये ए बी सी डी, ए प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, और ये दे रखी है ओ पी एक सरल रेखा। ये तो बना अभिलंब इस रेखा पर, और ये है सरल रेखा। तो यदि इसके बीच का कोण थीटा हो तो ये बन जाएगा अभिलंब के कारण 90 माइनस थीटा। किसी रेखा और समतल के बीच का कोण, किसी रेखा और समतल के बीच का कोण उस रेखा और समतल के, उस रेखा और उस समतल के अभिलंब के बीच के पूरक कोण, पूरक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बराबर या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मान सरल रेखा है x माइनस x1 अपॉन y, y माइनस y1 अपॉन n और z माइनस z1 अपॉन n। यह है किसी समतल
ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 से थीटा कोण बनाती है, तब सरल रेखा और समतल के बीच का कोण 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, होगा। देखिए समझिए जरा इस बात को, 90 माइनस थीटा कैसे होगा। अभी हमने बताया कि रेखा और समतल के बीच का कोण, आपके पास एक प्लेन ए बी सी डी है जिसका इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 है और सरल रेखा आपको दिखाई गई है OP। तो इस रेखा और समतल के बीच का जो कोण है वो इनके बीच के कोण के पूरा कोण यानी 90 माइनस थीटा के जो अभिलंब के साथ कोण बनता है वो कोण दिया जाता है, यानी परपेंडिकुलर के साथ ये बनना 90 माइनस थीटा इसके बराबर होता है। तो अगर हम इसको लेंगे इसी फॉर्मूले में, अगर cos थीटा की जगह हम रखेंगे cos 90 माइनस थीटा तो ये बन जाएगा sin थीटा। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ये, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा बराबर al प्लस bm प्लस cn अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये हमें रेखा और प्लेन के बीच का कोण बन जाएगा। अब इसमें भी नोट, यदि रेखा दिए गए समतल पर लंब हो, यदि रेखा दिए गए समतल पर लंब हो तो यह समतल अभिलंब के समांतर होगा। इसलिए a1 अपॉन a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। दूसरी कंडीशन, यदि रेखा समतल के समांतर है तब a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2 बराबर, ये दो कंडीशन अब आएगी दिए गए बिंदु से लंब रेखा की दूरी। देखिए मैंने जो आपको बताया था वही कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा हुआ, तो मैंने उसी पिछले फॉर्मूले में जब रखा cos 90 माइनस थीटा तो रिप्लेसमेंट एक तो a1 b1 c1 की जगह तो ये आ गए और a2 b2 c2 की जगह आ गए ln n। इसी प्रकार मैंने इनके लंबवत और समांतर होने की कंडीशन निकाली। और फिर लाइन ये होती है r इक्वल टू माइनस a x1 माइनस अल्फा प्लस b y1 माइनस बीटा प्लस c z1 माइनस गामा अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c। आता है समतलीय और विषमतलीय रेखा। कोप्लानर लाइंस एंड स्क्यू लाइंस। तो देखिए दोनों को डिफाइन कर रहा हूं। जो रेखाएं
एक ही समतल में स्थित होती हैं समतलीय रेखाएं कहलाती हैं। कहलाती हैं समतलीय रेखाएं या तो समानांतर होती हैं या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। भाई दो ही कंडीशन हो सकती हैं, ये करा समतलीय, हमने आपको बतानी थी समतलीय और विषमतलीय दोनों प्रकार की रेखाएं होती हैं। तो पहले जो हमने डिफाइन किया ये किया समतलीय को, यानी जो रेखाएं एक ही समतल में स्थित होती हैं, एक ही प्लेन है उसमें ही दोनों रेखाएं, तो ये कहलाती हैं समतलीय। समतलीय रेखाओं की कंडीशन है या तो दोनों पैरेलल होंगी या वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, प्रतिच्छेद कर रही होंगी। अब आती हैं विषमतलीय। आकाश में स्थित दो सरल रेखाएं जो न तो एक तल में है और न ही एक दूसरे को काटती हैं। न ही एक दूसरे को काटती हैं। तिरछी रेखाएं या विषमतलीय रेखाएं कहलाती, यानी ये दोनों आपको डेफिनेशन में गई, ये समतलीय रेखाओं के लिए और ये विषमतलीय रेखाओं के लिए। अब आता है न्यूनतम रेखा की दूरी। न्यूनतम दूरी की रेखा लाइन ऑफ शॉर्टेंड डिस्टेंस। माना एक लाइन है हमारे पास ये और दूसरी लाइन है हमारे पास ये, तो इनकी शॉर्टर डिस्टेंस जो होगी वो इनके बीच की ये डिस्टेंस होगी जो ये 90 डिग्री पर होगी। यदि L1 और L2 दो तिरछी रेखाएं हाँ, तो इनके बीच एक और केवल एक रेखा होगी, एक रेखा होगी जो दोनों पर लंब होगी। इस सरल रेखा को न्यूनतम दूरी की सरल रेखा कहते हैं, न्यूनतम दूरी की रेखा कहते हैं। देखो जरा न्यूनतम दूरी की रेखा को हमने कहा है न्यूनतम दूरी की रेखा। तो अगर हमारे पास दो स्ट्रिप लाइन्स हैं, यानी दो तिरछी लाइन है, तो हमने क्या बताया कि L1 और L2 दो तिरछी रेखा है। आप देख रहे हैं L1 एक रेखा ये रही, L2 दूसरी एक रेखा ये रही, दो तिरछी रेखा है और इनके बीच में केवल एक ही ऐसी रेखा होगी जो दोनों पर ही परपेंडिकुलर होगी। देखो मैंने यहाँ भी 90 लिखा, यहाँ भी 90 लिखा। जो ये रेखा है यही सरल रेखा को न्यूनतम दूरी की रेखा कहते हैं। अब आती है इसके डिस्टेंस की बात। न्यूनतम दूरी कितनी होती है? न्यूनतम दूरी शॉर्टेस्ट
डिस्टेंस। दो तिरछी रेखाओं के बीच, दो तिरछी रेखाओं के बीच, दो तिरछी रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी की रेखा की लंबाई, न्यूनतम दूरी की रेखा की लंबाई, यानी आपको दिख रहा है कि दो तिरछी रेखाओं के बीच में जो न्यूनतम दूरी की रेखा है वो ये वाली है। अगर हम इसकी डिस्टेंस भी मापने लगे कि लंबाई उन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी है, सामान्यतः इसे SD से यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से निरूपित रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है ये ज्यादातर प्रेस पेपर में पूछा जाता है और काफी पूछा जाता है कि भाई दो आपको तिरछी रेखा दी गई हैं और इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, तो ये क्वेश्चन पेपर में काफी आता है। देखिए अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए इसका आप वर्किंग रूल समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, और हो सकता है मैं इसके वर्किंग रूल को आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा। ठीक है, तो आप जितने भी मैंने आज फॉर्मूले लिखे हैं इनको ढंग से तैयार करेंगे और इतना अच्छा तैयार करेंगे कि जब अगले आपको वीडियो में मेरा क्वेश्चंस मिले तो आपको बेहिचक सबको समझ में आ जाए। ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।